मेरे साथ मौजूद हैं आज आसिफ शहजाद जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हैं। इनसे बात करेंगे कि हमें अपनी आम जिंदगी में साइबर सिक्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी एप्स भी डेवलप करनी होती हैं जिनमें हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है? कुछ अर्सा पहले ना जो चीज़ें हैं जैसे ऑनलाइन बैंकिंग है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी या ऑनलाइन नहीं थी। आप सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। जो लोग ट्रेडिंग से वाबस्ता हैं, जो शेयर्स की, स्टॉक्स की, क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं, तो ये सारे लोग चूँकि ऑनलाइन वेबसाइट से ये काम कर रहे हैं कि अगर उनके सिस्टम में कोई लूप होल है, उनकी वेबसाइट फर्ज करें सेफ नहीं है या उनका सिस्टम सेफ नहीं है, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो दरमियान में उसको कोई रीड कर सकता है। अगर कोई भी सिक्योरिटी लूप होल है उनके सारे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप एक रिस्क के ऊपर हैं। कोई बंदा आपका अकाउंट हैक कर सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकता है, आपका पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, ये चीज़ें चोरी कर सकता है, आपके अकाउंट से लॉगिन करके वो ट्रांजैक्शन आपके बिहाफ पे कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। मेरे साथ मौजूद हैं आज आसिफ शहजाद जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हैं और साथ ही साथ कॉमसेट यूनिवर्सिटी में इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि हमें अपनी आम जिंदगी में साइबर सिक्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, साथ ही साथ हमें बहुत सारी ऐसी एप्स भी डेवलप करनी होती हैं जिनमें हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आज इसी से रिलेटेड इनसे बात करेंगे। मुझे सबसे पहले ये बताएँ आसिफ साहब कि साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है? देखिए, साइबर सिक्योरिटी आजकल ख़ास तौर पे इन दिनों में इसलिए ज़रूरी है कि कुछ अर्सा पहले ना जो चीज़ें हैं जैसे ऑनलाइन बैंकिंग है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी या ऑनलाइन नहीं थी। ठीक है, इसी तरह आप सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारी आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। ई कॉमर्स आप यूज़ करते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। फिर ये जो लोग ट्रेडिंग से वाबस्ता हैं, जो शेयर्स की, स्टॉक्स की, क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं, तो ये सारे लोग चूँकि ऑनलाइन वेबसाइट से ये काम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि अगर उनके सिस्टम में कोई लूप होल है, उनकी वेबसाइट फ़र्ज़ करें सेफ़ नहीं है या उनका सिस्टम सेफ़ नहीं है या जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो दरमियान में उसको कोई रीड कर सकता है। अगर कोई भी सिक्योरिटी लूप होल है उनके सारे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो दैट मीन्स कि आप एक रिस्क के ऊपर हैं। कोई बंदा आपका अकाउंट हैक कर सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकता है, आपका पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, ये चीज़ें चोरी कर सकता है, आपके अकाउंट से लॉगिन करके वो ट्रांजैक्शन आपके बिहाफ पे कर सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से आजकल जो बंदा भी इन जो मैंने एक्टिविटीज़ गिनवाई हैं इनमें कोई भी एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसको वेब की या साइबर सिक्योरिटी की जो फंडामेंटल्स हैं, देखिए फंडामेंटल्स में मेरे ख्याल से ये शामिल है कि जो सबसे पहले जो बहुत कॉमन इशू है, जो मेरे अपने स्टूडेंट्स भी और भी बहुत लोग रिपोर्ट भी करते हैं, वो ये है कि लोगों के अकाउंट जो है वो चोरी हो जाते हैं। वो कहते हैं जी मेरा फेसबुक अकाउंट चोरी हो गया है, कोई बंदा कहता है मेरा जीमेल अकाउंट चोरी हो गया है। अकाउंट चोरी कैसे हो जाता है, पहले मुझे ये तो बताएं। देखें, अकाउंट चोरी होने से मुराद ये है कि आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ना वो किसी दूसरे बंदे की एक्सेस में चला जाता है। अब सवाल ये है कि कोई दूसरा बंदा हमारा अकाउंट को कैसे, यानी कि हमारे पासवर्ड को रीड कर सकता है। देखिए, इसकी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन दो तीन, हमारे यहाँ पाकिस्तान में आदत भी है ना लोगों को कि अपने पासवर्ड रखते भी ऐसे पाकिस्तान 1 2 3 या इस तरह करके या अपने नाम जी, आपकी ये बात ठीक है। आप समझें कि ये तो बहुत बेसिक लेवल, यानी कि ये तो बहुत बेसिक बात है ना कि भाई आप अपना पासवर्ड इतना वीक रखें कि दूसरा बंदा उसको गैस कर ले, अपने नाम लिख दें या ABC लिखा दें, पाकिस्तान नाम रख दें, मतलब ये चीज़ें तो कह लें कि जो भी थोड़ा सा भी यानी कि मैच्योर इंसान है वो इसको ऐसे पासवर्ड नहीं रखने चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे अपर लेवल की बात करना चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर आपने पासवर्ड बहुत अच्छा भी रखा हुआ है फिर भी अकाउंट आपका रिस्क के ऊपर होता है, और उसकी वजह क्या है? देखिए, इसमें लोग मल्टीपल टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लेकिन मैं बात करूंगा जो सबसे कॉमन 2-3 टेक्निक्स हैं वो लोग क्या यूज़ करते हैं। देखिए, पहली टेक्निक है, उसे आप समझें कि जो अटैकर्स हैं ना वो फेक वेबसाइट बनाते हैं। उसको हम टेक्निकली फ़िशिंग वेबसाइट कहते हैं, लेकिन आप समझें कि फ़ेक वेबसाइट्स हैं। फ़ेक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है जो आपको दिखने में जेन्युइन लगती है। जैसे फ़र्ज़ करें किसी बैंक की वेबसाइट है तो वो अटैकर क्या करता है, जो फेक पेज बनाता है वो उसी बैंक का लोगो इस्तेमाल करता है, उसी बैंक की डिस्क्रिप्शन, कलर स्कीम सारी वही यूज़ करता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं एक वेबसाइट बनाती हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा ये जाली है? देखिए, मैं को वही उसी तरफ आ रहा था। पहली बात तो ये कि आपको वेबसाइट का जो इंटरफेस है ना, जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, उसको देख के ये नहीं पता चल सकता कि ये वेबसाइट जाली है कि नहीं। अच्छा, पहली बात। अच्छा, फिर मसला ये है कि अब हम कैसे इंश्योर करें कि भाई मैं जो डेटा अपना एंटर कर रहा हूँ वो फेक वेबसाइट पे नहीं कर रहा। उसका तरीका ये है कि देखें, जो बंदा फेक वेबसाइट बनाता है वो उसका लिंक किसी न किसी तरीके से आप तक पहुँचाता है। वो हो सकती है SMS हो सकता है वो व्हाट्सएप का मैसेज हो सकता है वो ईमेल हो। तो अगर हम सिर्फ इस बात को इंश्योर कर दें कि जब भी हमने कोई वेबसाइट ओपन करनी है, जैसे जो भी ऑफिशियल साइट है, वो बैंक की साइट हो सकती है, वो किसी एक्सचेंज की हो सकती है, वो आपकी जीमेल या किसी ईमेल सर्विस की हो सकती है, आप किसी लिंक या ईमेल लिंक को फॉलो करके ना करें। आप हमेशा उसको अपने ब्राउज़र में जाकर लिखें जो उसका ऑफिशियल नाम है। अच्छा, एक पहला स्टेप तो ये है।
इसी तरह कुछ लोग फेक ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं। उसकी भी वजह क्या है कि वो उस ऐप को ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक से फॉलो करने की बजाय वो किसी फेक लिंक को फॉलो करते हुए कर लेते हैं। तो जो इस तरह के टैकर्स हैं वो एक्चुअली आपको किसी न किसी तरीके से वो लिंक पहुंचाते हैं और आप उस लिंक पे जैसे इन्फॉर्मेशन देते हैं वो उसके पास चली जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है, नॉर्मली मैं भी करती हूँ कि फेसबुक पे भी मैंने लगाई हुई है, मुख्तलिफ चीज़ों पे लगाई हुई है, ये अच्छी चीज़ है? देखें, जो हमने पहले बात की है ना वो उसी से रिलेटेड है। फ़र्ज़ करें, वैसे तो देखिए सिक्योरिटी के लेवल्स होते हैं। पहला लेवल तो ये है कि मैं कोई फेक वेबसाइट ओपन ही ना करूं, किसी गलत लिंक को फॉलो ही ना करूं, ताकि मेरा यूज़र नेम पासवर्ड किसी या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन किसी के पास जाए ना। लेकिन फ़र्ज़ करें मैंने इस सिक्योरिटी मेरी ये ब्रेक हो जाती है, किसी गलती से मेरा यूज़र नेम पासवर्ड जो है ना वो किसी के पास चला जाता है। अब यहाँ पर सेकेंड लेवल सिक्योरिटी का आता है, वो ये है कि किसी बंदे के पास आपका यूज़र नेम पासवर्ड चला जाए तब भी वो उसको लॉगिन ना कर सके। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि आप जितनी भी पॉपुलर सर्विसेज हैं वो आपको ये ऑप्शन देती हैं कि आप अपनी 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखें। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या चीज़ है? देखें, आपने अपने सिस्टम में जाके जब उसको इनेबल किया हो तो जैसे ही कोई बंदा आपके यूज़र नेम पासवर्ड से अकाउंट को लॉगिन करेगा, क्योंकि उसने यही काम करना है ना, उसने आपका पासवर्ड जो है ना वो लिया है, तो उसने उसको लॉगिन करना है और आपका पासवर्ड चेंज करना है ताकि आपसे वो थोड़ी देर के लिए अकाउंट जो है वो एक्सेसिबल ना रहे। तो आपको एक मैसेज आएगा कि भाई ये कोड जो है ये अपनी वेबसाइट पे एंटर करें। तो वो मैसेज तो आपके मोबाइल पे आएगा ना, वो उसके पास तो नहीं जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपका यानी कि अकाउंट हैक होने के बावजूद भी अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन की हुई है तो दूसरा बंदा आपके अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकेगा। अच्छा, कुछ लोगों का ईमेल अकाउंट जो है वो तब्दील हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता, ये क्या चक्कर है? एक्चुअली इसको यूँ थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं कि अकाउंट तब्दील नहीं होता, वो 2 बंदे जो आपस में बात कर रहे होते हैं ना, वो दरमियान में कोई तीसरा बंदा ऐड हो जाता है। वो ऐसे ऐड हो जाता है कि देखिए, फ़र्ज़ करें मैं कोई आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ ईमेल के ऊपर, और कोई थर्ड पर्सन है जो कि मलेशियस यूज़र है, ठीक है, वो हमारी उस इन कम्युनिकेशन के अंदर उसको लिसन करके कोई फ़ायदा उठाना चाहता है। तो वो आमतौर पे उसे हम कहते हैं एवेस ड्रॉपिंग या मैन इन द मिडल, के दरमियान में कोई बंदा ऐड हो गया, ठीक है। वो करता क्या है, वो 2 ईमेल अकाउंट बनाता है, एक अकाउंट आपके अकाउंट से मिलता जुलता होता है और एक अकाउंट मेरे अकाउंट से मिलता जुलता होता है। तो वो अब उसे पता कैसे चलता है कि भाई मेरा ईमेल एड्रेस क्या है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम बाद में मैं आता हूँ। लेकिन अभी समझे कि उसको पता चल गया कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है, मेरा ईमेल एड्रेस क्या है। फ़र्ज़ करें आप एक्सपोर्टर हैं और मैं इंपोर्टर हूँ, मैं आपसे कोई चीज़ जो है ना वो बाय करने के लिए कोई कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा हूँ, और एक टाइम और वो हो क्या रहा है, वो दरमियान में उस बंदे ने ना मुझे कोई ईमेल किया है आपकी तरफ से, हालांकि वो आपने ईमेल नहीं की, लेकिन मैं उसका ईमेल एड्रेस गौर से नहीं देखता। मैं सरसरी साथ देखूंगा, उसमें एक करैक्टर का फ़र्क होगा, और वो फ़र्क उसने ऐसे रखा होगा कि उसको आसानी से पता नहीं चलेगा। जैसे उसने ओ की जगह पे हो सकता है 0 लिखा हो या आई की जगह पे एल लिखा हो, मतलब उसको ना यानी कि बहुत कीनली या फोकस करके देखें तो फिर पता चले। नॉर्मली ये कंपनीज में होता होगा इस तरह की चीज़ें जब हैक करनी होती है। देखिए, बात यह है कि कंपनीज में भी हो सकता है, इंडिविजुअल के साथ भी हो सकता है। बात यह कि आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब वो करेगा क्या, जब हम आपस में नॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहेंगे तो वो मैसेज को चेंज नहीं करेगा, वो मेरी मेल आपको फॉरवर्ड कर दिया करेगा। फॉरवर्ड मीन कि आप ज़ाहिर है दूसरे एड्रेस से जो मेरा एड्रेस है, और आपकी मुझे भेजता रहेगा इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब वो पॉइंट आएगा ना जहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेंज करने से वो कोई बेनिफिट उठा सकता है। फ़र्ज़ करें मैंने उसी कॉरेस्पॉन्डेंस के एंड पे आपसे पूछा कि भाई मैं आपसे जो कंसाइनमेंट इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो उसके पैसे मैं कहाँ ट्रांसफ़र करूँ, एडवांस लेट से 30% कोई एडवांस पेमेंट है, तो आप मुझे अपना अकाउंट देंगी, तो वो अकाउंट आपका चेंज करके अपना अकाउंट उसके अंदर डाल देगा। तो वो मैं समझूंगा कि ये कह सकते हैं कि जैसे अमेज़ॉन में भी लोगों ने बहुत सारा कुछ ऐसे किया। अब वो उस अमेज़ॉन की ज़्यादा डिटेल है, लेकिन मैं आपको ना जनरल एक आइडिया दे रहा हूँ, ये किसी भी कोई भी कंपनी ये काम कर सकती है। हम उसमें हम समझते ये हैं कि चूँकि हम फोकस नहीं होते इतना ज़्यादा कि ये बंदा कौन है, तो हम गलत अकाउंट पे उसको जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये जो स्पाइंग एक सॉफ्टवेयर है, ये क्या चीज़ है? देखिए, स्पाइंग सॉफ्टवेयर है या कोई ह्यूमन बीइंग है, स्पाइंग का मतलब ये होता है कि हमारी जो भी कम्युनिकेशन है या हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है, इवन के मोबाइल की एक्टिविटी है कि आप कौन सी मोबाइल पे कितना टाइम लगाती हैं, ठीक है, या कौन से वीडियोस देखती हैं, कोई भी एक्टिविटी जो आप मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे कर रही हैं, स्पाइंग सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, वो आपकी उस सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते रहते हैं। वो ये होता है वो एक सॉफ्टवेयर ही है, या मोबाइल है तो वो मोबाइल ऐप ही है, जो कि स्पाइंग ऐप इसे हम कहते हैं। तो स्पाइंग ऐप आपकी सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करती है, सारी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कोई टारगेटेड। लेकिन अगर हम स्पाइंग की जनरल बात करें तो आप समझिए वो ऐप है जो आपकी एक्टिविटी रिकॉर्ड करती है और वो एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन उसको भेजती है जिसने वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल करवाई है। अब वो करता कैसे इंस्टॉल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। देखिए, जो स्पाइंग ऐप्स है ना, वो या तो आप खुद जो
ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, आपको उसका अंदाज़ा नहीं है, वो ऑफिशियल नहीं है। जैसे आपको गेम इंस्टॉल कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि ये कुछ स्पाइंग की चीज़ भी हो सकती है, या हो सकता है आपने टेम्प्रेरी तौर पे अपना मोबाइल किसी को दिया है, किसी दोस्त को, किसी जिसके साथ अच्छा रिलेशन है, आपको पता है कि ऐसी हरकत नहीं करेगा, और वो उसके ऊपर बड़ी जल्दी से वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दे और वो जो भी ऐप होगी वो आपकी सारी एक्टिविटी किसी को भेजती रहेगी। या हो सकता है किसी को, आपने किसी ऐसे बच्चे को मोबाइल दिया है और उसको पता नहीं कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो गलती से ऐसा यानी कि सॉफ्टवेयर उसके ऊपर इंस्टॉल कर दे। मतलब बहुत सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है। कोई वायरस हो सकता है आपके सिस्टम को उसने इन्फेक्ट किया है और वो साफ स्पाइंग यानी कि स्पाइंग का काम भी करता है। मुझे ये बताएं कि एंटीवायरस क्या चीज़ है और कितनी ज़रूरी है? देखें, एंटीवायरस जैसे कि नाम से लग रहा है कि वायरस के ख़िलाफ़ कोई सॉफ्टवेयर है, तो वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो है वो सॉफ्टवेयर ही, ठीक है। वो आपके कंप्यूटर पे जब इंस्टॉल हो तो आपके कंप्यूटर को इफेक्ट करता है। कोई फाइल रिमूव कर सकता है मिसाल के तौर पे, या कोई और काम कर सकता है। इवन कि जो स्पाइंग है वो भी इसी में आता है कि जो अगर स्पाइंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है वो भी तो एक्चुअली आपका डिज़ाइन नहीं है ना, यानी कि इन सबको हम कहते हैं कि ये हम इनको किल करना चाहेंगे। तो जो एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर इन सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट कर लेता है। अच्छा, मतलब अगर एंटीवायरस लगा हुआ है तो वो स्पाइंग ऐप भी जो है वो भी नहीं काम करता? जी, अगर आपने अपने मोबाइल पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है तो अगर आप कोई स्पाइंग ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं और वो कंपनी जो भी इनके उसको अपडेट कर रही है वायरस के प्रोग्राम को, एंटीवायरस को, वो बड़ी ज़बरदस्त है, तो वो डिटेक्ट कर लेगी कि भाई ये जो ऐप है ना ये आपकी स्पाइंग ऐप है या ये मिलिशियस ऐप है, इसको आप इंस्टॉल नहीं करें। तो आजकल के दौर में मैं ये समझता हूँ कि आपका कंप्यूटर है या मोबाइल है, अगर आप कोई कॉन्फिडेंशियल या इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो उसके ऊपर आपकी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपका जो सिस्टम है वो सिक्योर रहे। अच्छा, एक ई कॉमर्स का जो मालिक है वो किस तरीके से अपने ग्राहकों का डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल रख सकता है? देखें, जो फ़र्ज़ करें आपका क्वेश्चन ये है कि अगर ई कॉमर्स स्टोर को रन कर रहा है, ठीक है, वो अपने कस्टमर का डाटा कैसे करे। तो उसमें देखें ये है कि ई कॉमर्स स्टोर ऑपरेट करने के बनाने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जो पहले से बने हुए स्टोर हैं और उनकी सिक्योरिटी बड़ी स्टेबल है, हाई क्वालिटी है और उनको मिलियंस ऑफ लोग यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो मेथड है वो तो ये है कि अगर आपकी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो फुलफिल नहीं करता, फिर आप उनको यूज़ कर लें। जैसे मिसाल के तौर पे शॉपिफाई एक वेबसाइट है, आपने उसका नाम सुना होगा, वो चूँकि बहुत लोग उसको यूज़ करते हैं, तो अगर आप उसको यूज़ करें तो जो आपकी बेसिक सिक्योरिटी है डेटा की, कस्टमर का डेटा है या आपके जो भी बाकी इन्फॉर्मेशन है, ऑर्डर्स की डिटेल है एंड सो ऑन, वो आपकी प्रोटेक्ट हो जाती है। दूसरा लेवल, फ़र्ज़ करें आपने अपना बनवाना है और आपकी कोई कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट है जो वो सॉफ्टवेयर फुलफ़िल नहीं कर रहा और आप यहाँ किसी कंपनी से या डेवलपर से बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि आप जो है ना वो पैसों की बचत करके किसी ऐसे बंदे से ना बनवाएं जो आपको 15-20 हज़ार का 50 हज़ार का फ़र्क बना के दे देता है। आप किसी ऐसी कंपनी से बनाएं जिसका प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड है। कोई ई कॉमर्स अच्छी कंपनीज़ के ई कॉमर्स स्टोर बना चुकी है, मतलब उसका एक एक्सपीरियंस है। या अगर आप ये नहीं कर सकते, उसको आइडेंटिफाई करने का काम नहीं कर सकते कि ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं, तो आप कोई कंसल्टेंट अटैच कर लें अपने साथ जो IT को समझता हो, आपको सही से गाइड करे। वो गाइड कर दे कि भाई ये कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर हाउस है मिसाल के तौर पर, इनसे बनवा लें। ये सारी जो वेबसाइट्स की और ऐप्स की जो सिक्योरिटी की फंडामेंटल्स हैं ये उसको समझते हैं। ये अगर आपको एक वेबसाइट बना के देते हैं जो ई कॉमर्स स्टोर है तो उसमें कम से कम ये बेसिक फ्लॉज नहीं होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोग अगर आपको ज्वाइन करना चाहें, कहीं पर फॉलो करना चाहें, तो कहाँ पर वो अपने सवालों के जवाबात आपसे ले सकते हैं? देखिए, मैं चूँकि असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉमसेट में, तो मैंने एक कोर्स अपना रिकॉर्ड किया हुआ है यूट्यूब के ऊपर। तो आसिफ शहजाद, अगर आप लिखेंगे ना आसिफ शहजाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या कॉमसेट्स कुछ भी लफ्ज़ लिखें तो वो आपके सामने आ जाएगा। तो वहाँ मेरे चैनल से भी मतलब रब्ता कर सकते हैं, कोई भी मैसेज किसी वीडियो पे डाल के, या वहाँ से मैसेज भेज सकते हैं। नाज़रीन, आपने आसिफ शहजाद के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी और बहुत अच्छी उन्होंने बातें की जिसमें उन्होंने हमें एक अहम पैगाम दिया कि अगर हम इंटरनेट पे काम कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी ईमेल को, किसी भी व्हाट्सएप के मैसेज को, किसी भी लिंक को ऐसे ही क्लिक नहीं कर लेंगे। हम पहले उसको गौर से देखेंगे कि कहीं ये कोई फेक आईडी तो नहीं है, कहीं ये कोई फेक हमें चीज़ तो नहीं भेजी गई जिससे हमारा पूरा सिस्टम जो है वो हैक भी हो सकता है, जामिज भी हो सकता है और हमारे लिए प्रॉब्लम का बाइस भी बन सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।